शीतल नामक एक नदी कई गांवों के बीच होके बहती थी और ऐसे ही एक विजयपुर नामक गांव में दो बहनें सरोज और मंजू का घर था, जो कि नदी के एक दूसरे के तरफ था। दोनों घर आमने सामने नहीं थे, लेकिन दोनों बहनों के घर की मन के बातों की गूंज एक दूसरे तक पहुंचती थी। मंजू आंगन में लिपाई कर रही थी। उसके हाथ कीचड़ से सने थे, माथे पर पसीना, लेकिन आंखों में सुकून। सुनो जी, देखो ना, सुबह से लगी हूँ। मिट्टी भी खुदा डाला, पानी भी भर लाई। मैं नहा के चूल्हा जलाऊंगी और खाना बनाऊंगी। तब तक आप भी जल्दी से हाथ मुंह धो लो, क्योंकि आज मुझे भी खेत जाना है ना। मैं भी साथ चलूंगी। आज की बुआई बड़ी जरूरी है। आज कोई छोटा मोटा दिन नहीं है जी। अरे भाग्यवान, तुम्हारे काम को देख के मन कहता है तुम्हें दो हाथ नहीं, भगवान ने चार हाथ दिए हैं। सवेरे से एक पल भी चैन से नहीं बैठी, लेकिन तुम ये भी तो सोचो, अपना तन मन खपा के मेरा पेट भरती हो। कभी अपने लिए भी सोच लिया करो। चलो, खेत में तो मैं हूं ना, थोड़ा बहुत तुम्हारे बिना भी कर लूंगा। तुमको खेत जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। न जी, ऐसे मत कहो। खेत कोई पराया थोड़े है। हमारी जीवन की रोटी वहीं से पिसती है। एक एक बीज मेरे हाथ से गिरेगा, तभी तो फसल पर अपना अधिकार लगेगा। और वैसे भी जब आप साथ होते हो तो सारी थकान कहीं मानो उड़ जाती है। नहीं भाग्यवान, आज तुमने बहुत मेहनत कर ली है, बाकी का मैं देख लूंगा। वैसे भी ऐसे ही तो जीवन जिया जाता है। बिना किसी शिकायत के एक काम तुम करो, एक मैं करूं। यही तो खुशहाल परिवार की निशानी है। मंजू अपने पति के प्यार से समझाने पर मान जाती है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को समझ के खुशी से अपने जीवन बीता रहे थे। यहाँ सरोज, मंजू की बड़ी बहन, जो मिट्टी का चूल्हा जलाकर रोटियां सेंक रही थी। उसका बेटा बबलू उसके पास बैठा था। सामने खटिया पर श्यामू बैठा था, आंखों में आलस और थकान लिए। सरोज, रोटियों की खुशबू तो अच्छी आ रही है, पर एक बात पूछूं, कितना वक्त लगेगा खाने में? क्योंकि खाना बनने के बाद मुझे खाना देके बबलू के साथ तुम्हें ही आज खेत की तरफ जाके देखना होगा। मैं आज नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रहा है। अरे ओ पतिदेव, उठ भी जाओ कभी। सारा दिन ऐसे बैठे ही रहोगे क्या? सवेरा हो गया और थोड़े देर बाद दोपहर भी हो जाएगी, लेकिन तुम अभी तक खाट चिपकाए बैठे हो। ना नहाते हो, ना रोज खेत जाते हो। पड़ोस की औरतें तो कहती हैं, देखो सरोज, तू खून पसीना बहाती है और तेरा मर्द बस घर में लेटता रहता है। अरे तंग आ गई हूँ तुमसे मैं। अरे तो क्या हो गया? आराम करने में कौन सा जुर्म कर रहा हूँ? और तू घर का काम संभालती है, इसका ये मतलब नहीं है कि तू सब करती है। अरे मैं भी मेहनत करता हूँ। और वैसे भी खेत की बुआई में कौन सा धन बरसता है आजकल। कुछ जमीन बेच लेते तो कुछ मोटा पैसा हाथ में आ जाता। और मैं तो कहता हूँ कि जो तेरे माता पिता की जमीन है वो जाके मांग लेते हैं, उसे बेच के अच्छा पैसा मिलेगा। तो क्या बेच दूं सब? तब तो अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए। सब बेच के आराम से लेट लेट के खा जाओ, और फिर बाद में हमारे बेटे बबलू को दर दर भटकना पड़े। और रहा सवाल मेरे माता पिता की संपत्ति का, उसे तो मैं कब से लेना चाहती हूँ, लेकिन माँ बाबूजी थोड़ी ना मुझे अकेले सब दे देंगे। वो है ना मेरी हिस्से की भागीदार, मेरी छोटी बहन मंजू। उसे छोड़ के मुझे कुछ अकेले नहीं मिलेगा। हर वक्त गुस्सा करती रहती है। अरे कभी ठंडे दिमाग से भी सोच और समझा अपनी बहन को कि तुझे जरूरत है पैसों की, इसीलिए तुझे ही सब दे दे। तेरी बहन मंजू तो कितनी अच्छी और समझदार है, वो मान जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हें बड़ा जानकारी है मंजू के बारे में, जैसे वो कोई देवी हो जो हमें सब कुछ दान कर देगी। अरे उसका पति कोई बड़ा जमींदार नहीं है जो वो माँ बाबूजी की संपत्ति का हिस्सा नहीं लेगी। और वैसे भी तुम्हें मेरे माता पिता के संपत्ति के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम भी तो मंजू की पति की तरह अच्छे से मेहनत करके अपना घर चला सकते हो। लेकिन नहीं, महाराज को तो दिन भर चारपाई पर लेटना है। अरे क्या तुम सिर्फ ताना ही देना जानती हो? भूख लगी है, मुझे खाना दो जल्दी से। हाँ हाँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए खाना ही बनाती रहूँ ना। हाय मेरी फूटी किस्मत। किस्मत में तुम जैसे पति ही मिलना था मुझे, जो मेहनत के बजाय चारपाई पे दिन भर लेटते हो। मुझे भी अब समझ में आने लगा है, मंजू से बड़ी हूँ,
इसलिए मुझे ही कुछ इस घर के लिए बड़ा काम करना होगा। तुम्हारे भरोसे रहेंगे तो मुझे और बबलू को भीख मांगना पड़ेगा। बबलू अपने माता पिता के अनबन को देखता है, लेकिन सरोज की झुंझलाहट के कारण चुपचाप बैठा रहता है। ऐसे ही रोज सरोज और उसके पति के बीच झगड़ा होता रहता था। इनके परिवार में मंजू के परिवार के जैसे खुशहालता नहीं था। अगले दिन सरोज मंजू से मिलने उसके घर जाती है। चारपाई में दोनों बहनें बैठी हुई हैं और उनके सामने 2 पिया हुआ खाली चाय की गिलास है और दोनों बहनें एक दूसरे से अपने सुख दुख की बात कर रहे हैं। याद है दीदी, जब हम छोटे थे तो कैसे हम हमारी गांव के छोटी सी तालाब में मछली पकड़ने जाते थे, लेकिन अब देखो हम दोनों के ससुराल नदी किनारे है, फिर भी हमें नदी के पास ज्यादा जाने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ बहन, सबका अपना अपना किस्मत है। काम ही इतना रहता है घर में। फिर भी मैं तो थोड़ी बहुत अपने पति के साथ घूमने जाती ही हूँ, लेकिन तुमको तो ज्यादा मौका ही नहीं मिलता होगा ना। अरे हाँ, घूमने से याद आया, हम दोनों तो हमेशा संध्या के समय गांव के वो चौपाल में घूमने जाते थे, लेकिन अब तो हमारी शादी हो गई। तू रामू जी के घर चली गई और मैं श्यामू के साथ उस किनारे पर जा बसी। अब तो दोनों को ज्यादा मिलने का समय ही नहीं मिलता। हाँ दीदी, पहले के दिन याद आते हैं। आजकल मिलना भी तो बहुत कम होता है। वैसे दीदी, बबलू कैसा है? उसे क्यों नहीं लाई यहाँ? बबलू ठीक है, वो विद्यालय गया है, इसीलिए उसको साथ नहीं लाई। वैसे बहुत समय हो गया, रामू जी अभी तक नहीं आए खेत से, कब तक घर आते हैं? उन्हें थोड़ा और समय लगेगा दीदी। वो तो दोपहर के समय ही आते हैं। उन्हें काम के समय कुछ सूझता ही नहीं है। वे तो बस दोपहर को खाना खाने आते हैं। मंजू की ऐसे अपने पति की तारीफ करते देख सरोज को अपने पति के बारे में सोच के मंजू से ईर्ष्या होती है, लेकिन वो मंजू को ये नहीं दिखाती है। मंजू, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी घर में काम है और मेरे पति भी काम से आते ही होंगे। सरोज मंजू से अपने पति का सच छुपाकर और अपने झूठ मूठ का आरामदायक जीवन के बारे में बताकर मंजू से विदा लेके वहां से जाने लगती है। हरिपुर गांव, बुजुर्ग माँ बाप का घर, दोपहर का झपकता सूरज, सामने पीपल के पेड़ की छांव में एक पुराना घर। भीतर बैठे हैं हरनाम और सुगंती। दोनों के चेहरे पर उम्र की लकीरें हैं, लेकिन आंखों में अब भी अपनी बेटियों की चिंता की चमक बाकी है। सुनिए जी, मैंने आजकल एक बात पर बहुत ध्यान दिया है। सरोज जब भी आती है, चेहरे पे मुस्कान कम, चिंता ज्यादा होती है। और मंजू, वो तो दिखती है जैसे सब ठीक है, लेकिन उसकी थकावट आंखों से झलकती है। हाँ, वे लोग बेटे नहीं, हमारी बेटियां हैं। दोनों ने अपने हिस्से का सुख दुख खूब झेला है। सरोज ने मेहनती मन पाया, लेकिन किस्मत ने उसे आराम नहीं दिया। और मंजू, वो तो रामू के साथ जी तोड़ मेहनत कर रही है। और आपने देखा नहीं, सरोज के मुंह से श्यामू का नाम अब सिर्फ झुंझलाहट में निकलता है। हमें आंखें मूंद लेने से सच तो नहीं छिपेगा ना। हरनाम चुप होकर सिर झुकाकर नीचे की ओर देखता है। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन सोच गहरी। तो क्या करें? अब तो हम भी उम्र के उस मोड़ पर हैं जहां शरीर जवाब देने लगा है। लेकिन एक फैसला हम कर सकते हैं जो हमारे बाद उनकी जिंदगी आसान कर दे। मुझे लगता है आप जो सोच रहे हैं, मैं भी यही सोच रही थी। अपनी जमीन, घर, जो कुछ है वो दोनों बेटियों में बराबर बांट देना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि बेटियों को सब दे दिया, अब जाके दोनों बेटियों के पास रहने लगेंगे और उनके ऊपर बोझ बनेंगे। कौन लोग? वो जो हमारे दुख में कभी साथ नहीं खड़े हुए, जिन्होंने हमारी बेटियों को कभी पानी तक नहीं पूछा। सुनिए, हम वो करेंगे जो सही है। मंजू और सरोज दोनों हमारे बच्चियां हैं, और अगर हमने उन्हें बराबरी नहीं दी तो ये नाइंसाफी हमें जीवन भर काटेगी। ठीक है, फिर जब वो दोनों आएंगे तब हम लोग इस बारे में उनसे बात करेंगे।
सुगंधी हल्की मुस्कान के साथ पति की बात सुनकर संतोष की सांस लेती है और दोनों चुप हो जाते हैं। सरोज का घर, वही दिन, सूरज ढलता हुआ। सरोज शाम के चाय नाश्ते के लिए रसोई के अंदर आती है। बबलू चुपचाप दूसरे कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा है। श्यामू, जो हमेशा की तरह संध्या के समय चारपाई पे सोया हुआ था, वो सरोज को देख जल्दी उठ जाता है। ओ सरोज, कहाँ मारी मारी फिर रही थी? देखा नहीं, दिन भर भूखा पड़ा हूँ, ना पानी ना रोटी। क्या इसीलिए ब्याह किया था तुमसे? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि बहुत अमीर सेठ हो। अरे शुक्र मनाओ कि मेरे जैसी पत्नी नसीब हुआ है तुम्हें, नहीं तो पड़े होते कहीं किसी जमीन में। तुमको काम करना तो है नहीं, बस मैं ही खेत भी देखूं, बबलू को भी संभालूं, घर का चूल्हा भी जलाऊं और फिर तुम्हारी भूख मिटाती रहूं। तू तो बस लड़ने के लिए जीती है। मैं पूछता हूँ, वो जमीन जो तेरे बाप के नाम है, कब ले रही है तू उसे? अभी भी वक्त है, बात कर उनसे। अगर मेरे नाम का जमीन बेचने नहीं देती हो तो कम से कम तुम्हारी पिता की जमीन लेके ही थोड़ी जमीन बेचो, थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ हाँ, तुमको तो बस आराम के सिवा और कुछ आता ही नहीं। और हाँ, आसान है तुम्हारे लिए बोलना कि जमीन बेच दो, लेकिन जिसने खुद एक दिन मेहनत न की हो उसे जमीन की कीमत क्या पता। मेरे माँ बाप ने खून पसीने से सींची है वो धरती। तुमको तो सब अपने पिता से विरासत में मिल गया है, और ये पुश्तैनी हवेली भी, जहाँ हम सब आराम से खा पी रहे हैं। सुन सरोज, मेरे पिता को लेके ताना मत दे। मैं जानता हूँ कि तू भी कम लालची नहीं है। तू भी अपने पिता की जमीन लेना चाहती है, और इसीलिए जो करना है जल्दी कर। हाँ, मैं करूँगी, मुझे जो करना है। तुम इन सब में ध्यान मत दो। माँ बाबूजी की संपत्ति सिर्फ मेरी नहीं है, उसमें मंजू की भी हिस्सेदार है, तो बिना उसे कुछ दिए सब मेरे नाम करना इतना आसान नहीं है। माँ बाबूजी आसानी से नहीं मानेंगे। ये बोलने के बाद सरोज थोड़ा सोच विचार करती है और फिर रसोई में अपने काम में लग जाती है। उसी शाम मंजू का घर। रामू खेत से लौटा है। मंजू ने रामू के लिए चाय बनाई है और दोनों चारपाई पर बैठकर चाय पीते हैं। रामू थका हुआ है, लेकिन चेहरे पर संतोष है। आज की बुआई ठीक से हो गई। तुम्हारे बिना शायद इतनी जल्दी ना होती। तुम जिस तरह मेरा सब कामों में मदद करती हो, ऐसे तो मैं दुनिया का हर काम आसानी से कर लूंगा। आप तो बस मेरी तारीफ ही करते रहते हो। आपकी मदद करना मेरी कर्तव्य है। आप मेरे पति परमेश्वर हैं। बस आप हमेशा ऐसे खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही मंजू और रामू के पास ज्यादा कुछ नहीं होने के बाद भी दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे, जबकि सरोज और उसका परिवार हमेशा तनाव में जीते थे। अगली सुबह सरोज नदी के पार 2 गांव छोड़ के अपने माता पिता के घर, उनके जमीन के लिए बात करने आती है। अरे सरोज, तू इतनी सुबह सुबह अकेली? सब खैरियत है ना बेटी? दामाद जी भी नहीं आए साथ में, और बबलू भी नहीं है? सब ठीक है माँ, बस मन भारी था, कहीं दिल लग नहीं रहा था। मैं सोचा आपसे बात कर लूं। तभी सरोज के पिता उसके पास आता है। तो तू आ गई मेरी बेटी, चल बैठ, तेरे लिए अपने माँ के हाथ से चाय बनवाते हैं। और हाँ, बहुत दिनों बाद आई है तू, इसलिए आज मुझसे पूरा दिन बात करनी होगी तुझे। सरोज बैठ जाती है। थोड़ी देर चुप्पी रहती है। तीनों के बीच कुछ ऐसा है जो कहा नहीं गया अभी तक, लेकिन हवा में घुला हुआ है। सरोज और ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करती है और सीधे मुद्दे पर आती है। बाबूजी, ये चाय बाय छोड़िए। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों ने हमेशा हमारे लिए किया, दिया, संभाला। पर एक बात है जो अब मैं आपसे छिपा नहीं सकती, मेरे हालात अब संभालने लायक नहीं रहे। श्यामू, आप तो जानते हैं, किसी काम का नहीं।
घर के एक काम को भी हाथ लगाने को तैयार नहीं, ऊपर से गुस्सा, ताना और हर समय मुझे नीचा दिखाना। सुगंती और हरनाम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और माहौल चुप्पी भरी हो जाती है। बबलू की पढ़ाई का खर्च, घर का राशन, सब्जी, दूध सब मेरे सिर पर है। खेत भी मैं देखती हूँ, बाहर का काम भी। कभी कभी तो सोचती हूँ क्या यही जीवन है, बस झेलना, सहना, खींचना। सरोज के मुंह से ऐसी बातें सुन के हरनाम और सुगंधी को उसके लिए बुरा लगता है और हरनाम सरोज से पूछती है, बेटी, हम जानते हैं तू दुखी है, लेकिन बेटी तू अब करना क्या चाहती है? खुलकर बोल, हम तेरे अपने हैं। कुछ मदद चाहिए तो बोल दे। बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि आप जमीन जायदाद की बात अब टाले नहीं। मैं चाहती हूँ कि आपकी कुछ जमीन मुझे मिल जाए और बाकी जो भी बचेगा उसमें आप दोनों रहना, ताकि कुछ तो अच्छे से जी सकूं, कुछ तो स्थिरता मिले मुझे। बेटी, ये तो हमने पहले ही सोच के रखा है, लेकिन जो भी बांटना है दोनों बहनों को बराबर बांट देंगे। मंजू भी तो हमारी बेटी है, जैसे तू है। लेकिन माँ, मंजू और मेरे हालत में फर्क है। मंजू के पास सब कुछ है, रामू उसके साथ है। रामू मेहनती, ईमानदार, खुद की जमीन है उसके पास और दोनों मिलके अच्छी जीवन बीता रहे हैं। उनके घर में चैन है, समझ है, सुकून है। और इधर मेरे हिस्से में तो बस संघर्ष है। क्या ये बराबरी है? बेटी, जरूरत और हक दो अलग चीजें हैं। मंजू अगर सुखी है तो वो उसकी किस्मत है, लेकिन इससे उसका अधिकार कम नहीं हो गया। अगर हम तेरी हालत देखकर सारी जमीन तुझे दे दें तो फिर मंजू का क्या? वो भी हमारी बेटी है और उसने तो कभी जमीन को लेकर शिकायत ही नहीं की। और वैसे भी तेरे पति के पास भी तो थोड़े से जमीन है। बस यही तो बात है, उसके पास सब है तो वो क्यों कुछ आप लोगों से मांगेगी। लेकिन आप लोग तो समझते हैं कि मंजू ने कुछ मांगा नहीं, इसीलिए वो ज्यादा योग्य है। मैंने मांग लिया तो मुझे स्वार्थी समझा जाएगा। सरोज की बात सुन के सुगंती की आंखें भर आती हैं। वो बेटी के दर्द को समझती है, पर सरोज की बातों की स्वर ने उसका दिल दुखाया था। सरोज, तेरा दुख मुझे दिखता है। मैं तुझसे कम प्यार नहीं करती, लेकिन बेटी, प्यार का मतलब यह नहीं कि एक को सब दे दो और दूसरे को सिर्फ उसकी चुप्पी का इनाम। मंजू भले कुछ न कहे, पर वो भी हमारी लाडली है। उसे यूं ठग लेना माँ बाप के हाथों, ये हमसे नहीं होगा। ठीक है माँ। बाबूजी, आपने जो समझा कह दिया। मैं सिर्फ अपनी बात कहने आई थी। जो भी होगा मैं मंजू से बात कर लूंगी। शायद उसे खुद जरूरत ना हो, और अगर उसे लगने लगे कि उसकी बहन की हालत उस जमीन से सुधर सकती है तो शायद वो अपने हिस्से से मुझे कुछ दे दे। मैं आज ही उसके पास जाके बात करूंगी। ये बोल के सरोज अपने माता पिता से विदा लेके चली जाती है। लेकिन हरनाम और सुगंती को सरोज की बातें सुन के और उसके मनसा देख के बुरा लगता है। भाग्यवान, सरोज बहुत बदल गई है। उसके दुख और तकलीफ ने उसके सोच को ही बदल दिया। वो लालची भी बन गई है। पता नहीं उसे क्या हो गया है, मुझे उसमें ये बदलाव अच्छे नहीं लग रहे हैं। सरोज तो हमारी प्यारी बेटी थी और दोनों बहनों में कितना प्यार था, लेकिन आज सरोज अपने ही बहन का हक छीनना चाह रही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ सरोज दोपहर को अपने पति श्यामू के साथ मंजू के घर उनसे जमीन के लिए बात करने जाने के लिए तैयार होती है। और थोड़े समय बाद वे दोनों मंजू के घर पहुंचते हैं और घर में रामू भी मौजूद था, जो कि खेत से दोपहर का खाना खाने आया होता है। दीदी, जीजा जी, आप दोनों ऐसे अचानक? कुछ हुआ है क्या दीदी? आइए ना, दीदी अंदर चलते हैं, वही बात करेंगे। सब लोग घर के भीतर बैठते हैं और सरोज सीधे उनके माँ बाबूजी के जमीन की बात करने लगती है। मंजू, मुझे हमारी माँ बाबूजी की जमीन के बारे में कुछ बात करनी है और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि तुझे हमारी मदद करनी होगी। कैसी मदद दीदी? मैं कुछ समझी नहीं।
और माँ बाबूजी की संपत्ति के बारे में क्या बात करनी है? उससे हमारा अब क्या लेना देना है? हमारी तो शादी हो गई है। लेना देना है मंजू, हम दोनों बहनों के सिवा उनका कोई नहीं है, तो उनके सारे संपत्ति वे लोग हमें ही देंगे और ये फैसला उनका ही है। बस उनके निस्वार्थ फैसले में एक ही दिक्कत है, और वो है कि वे लोग हम दोनों बहनों में संपत्ति बराबर बांटना चाहते हैं, जबकि मुझे तुझसे संपत्ति की ज्यादा जरूरत है। वे लोग उनके सब संपत्ति हमें देना चाहते हैं, लेकिन क्यों दीदी? उसमें तो अब हमारा कोई हक नहीं है। उन्होंने पाल पोस के हमें बड़ा किया, हमारी शादी करवाई, तो अब और हमें कुछ देने की क्या जरूरत? और दीदी, आपको भी संपत्ति की क्या जरूरत? आप तो हमसे भी अच्छे जीवन जी रहे हैं। ये सब माँ बाबूजी की मर्जी है, वे लोग अब संपत्ति का क्या करेंगे, इसीलिए हमें देना चाहते हैं। और मैं तुझे हमारी कठिनाई के बारे में अब क्या ही बताऊं। हम पे थोड़े कर्जा है, इसलिए हमें पैसों की बहुत जरूरत है, और आजकल इनका भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता है, तो इसी वजह से ये भी ज्यादा काम नहीं कर पाते। और बबलू भी बड़ा हो रहा है, उसके भविष्य का भी तो सोचना होगा, लेकिन ऐसे ही कर्जे में रहेंगे तो हम झेंगे कैसे? इसलिए तू ही हमारी मदद कर। ठीक है, मैं सब समझ गई दीदी, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इसमें? देख मंजू, माँ बाबूजी उनके संपत्ति हम दोनों में बराबर बांटना चाहते हैं। वे लोग मेरी हालत को देख के भी मुझे ज्यादा देने को तैयार नहीं है, इसलिए अब तुझे ही उनको बोलना होगा कि मुझे तेरे हिस्से का भी थोड़ा दे दे। हाँ मंजू, तुम इतना उपकार कर दो हम पे। हम मजबूर है, नहीं तो हम कभी तुम्हारे हिस्से की संपत्ति नहीं मांगते। कम से कम बबलू के खातिर ही मदद कर दो। अरे अरे, आप लोग ऐसे भावुक मत होइए। मंजू समझ गई है, वो आपकी मदद करेगी। क्यों मंजू, करोगी ना इनकी मदद? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आप लोगों की मदद करूंगी और माँ बाबूजी को भी समझाने की कोशिश करूंगी। आप लोग निश्चिंत रहे। शुक्रिया मंजू, शुक्रिया रामू जी। अभी हम लोग चलते हैं, कल सुबह हम सब माँ बाबूजी के घर चलेंगे। मंजू और रामू की बातें सुन के सरोज और श्यामू के चेहरे पे खुशी की हंसी आ गई, और दोनों मंजू और रामू को झूठ मूठ की बातों की जल में फंसा के थोड़े समय बाद दोनों मंजू और रामू से विदा लेके घर के लिए निकल जाते हैं। ये जी, मैंने जो मेरे हिस्से की जमीन दीदी को देने का सोचा है, क्या आपको इसमें कोई खेद है? अगर आपको कुछ ऐतराज है तो बोल दीजिए, मैं आपके खिलाफ कोई कदम नहीं ले सकती। नहीं नहीं भाग्यवान, मुझे भला क्या ऐतराज होगा। मुझे तुम्हारे माता पिता के संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो एक साधारण सा किसान हूं। मैं हमारे लिए जो भी करूंगा अपने दम पे करूंगा। मुझे कोई ज्यादा संपत्ति की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो है वही काफी है। ठीक है जी, फिर कल हम दीदी के साथ हमारे माँ बाबूजी के घर जाके सब संपत्ति दीदी के नाम पे करने को माँ बाबूजी से बोल देंगे। फिलहाल उनको हमसे ज्यादा जरूरत होगा संपत्ति की। अगली सुबह हरनाम और सुगंधी का घर। आंगन में चारपाई बिछी हुई है और हरनाम और सुगंधी वहां बैठे हैं, और उनके सामने उनके दोनों बेटियां और उनके पति रामू और श्यामू बैठे हैं। आज तो दोनों बेटियां एक साथ है, ये तो आज घर में रौनक हो गई। कितने दिनों बाद सब ऐसे साथ में हैं। हम जानते हैं कि तुम लोग जमीन के लिए आए हो, फिर भी तुम लोगों को ऐसे साथ में देख के दिल भर आया है। सरोज बिना अपने माँ बाबूजी के भावनाओं को समझते हुए सीधे उनसे जमीन के बारे में बात करने लगती है। बाबूजी, माँ, मैं कल आपसे जो बात करने आई थी उसके बारे में मंजू से भी बात हुई, और मंजू मान गई है कि मुझे उसकी जमीन का हिस्सा भी दे दे। हरनाम और सुगंधी एकदम चौंकते हैं। उनकी नजर मंजू पर जाती है। मंजू, क्या ये सच है? हाँ बाबूजी, दीदी की हालत आप देख रहे हैं। अगर मेरे हिस्से से उनके जीवन में कुछ सुधार आ सकता है तो देने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। बेटी, तू बहुत बड़ी दिलवाली है, लेकिन ये आसान नहीं है। तुम्हारे हिस्से का जमीन तुम्हारा है और उसे यूं छोड़ देना,
हमें ये सोच के ही अजीब लगता है। तेरा जीवन भी तो कठिनाइयों से भरा है, तो तू क्यों अपना हक छोड़ रही है? माँ जी, हम लोग मेहनत करके कमा सकते हैं, लेकिन दीदी की हालत अभी सही नहीं है, तो उनको इसकी हमसे ज्यादा जरूरत है। मुझे पता ही था ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो एक शर्त है। घर की जो जमीन है जहां हम अभी रहते हैं वो मंजू को देंगे। बाकी खेत और दूसरी जमीन, उसमें से मंजू का हिस्सा भी सरोज को दे देंगे और हम दोनों बेटियों के पास बारी बारी से रहेंगे। ये सुन के सरोज और श्यामू के चेहरे पर हिचकिचाहट आ जाती है। बाबूजी, ये कैसे होगा? आप हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हमारी हालत वैसे ही खराब है और 2 लोगों का खर्चा कैसे उठा पाएंगे? और मंजू को घर की जमीन क्यों देंगे? हम तो चाह रहे थे कि सारी जमीन मेरे नाम, मतलब सरोज के नाम हो जाए। अगर ऐसा होगा तो हम आप लोगों को हमारे साथ रखने का सोच सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? भला तुम लोग ऐसी सोच कैसे रख सकते हो? तुम लोगों को मंजू की हिस्से का भी तो जमीन दे रहे हैं, अब क्या ये घर भी दे दे? इतना क्या हालत खराब है तुम लोगों की? वातावरण भारी हो जाता है। सरोज भी थोड़ी खींच में आ जाती है। माँ, हम तो बस सोच रहे थे कि अगर घर भी हमारे पास हो तो हमें सुविधा होगी, आपको हम अच्छे से रखेंगे। सुविधा जमीन से नहीं, नियत से होती है बेटी। तुम दोनों हमारी बेटियां हो और हम चाहते थे कि दोनों को संपत्ति का हिस्सा बराबर मिले। लेकिन अगर मंजू भी अपना हिस्सा तुम्हें देने को मान गई है तो तब तो हमारे पास यही रास्ता है, नहीं तो समाज हम पे बातें बनाएगा। हम ये घर तुम लोगों को देके तुम पे बोझ बनना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब यही एक रास्ता है। सरोज चुप हो जाती है। अपने माँ बाप को मंजू के तरफदारी करते देख उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है क्योंकि उनको जो चाहिए था वो तो उनको मिल रहा था। दीदी, मेरे हिस्से में जो जमीन आई वो तो आपको दे दिया, लेकिन घर की जमीन वो माँ बाबूजी के पास ही रहेगी। अब माँ बाबूजी की उम्र भी तो हो गई है, इसलिए ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन इनके घर की जमीन और घर इनके ही नाम रहेंगे, हमें नहीं चाहिए। हम दोनों तो कहते हैं, माँ बाबूजी आप हमारे पास रहिए। खेत खलिहान में आपका अनुभव भी काम आएगा और घर में आपका आशीर्वाद भी रहेगा। ठीक है बेटा, हम दोनों इस बारे में सोचेंगे। अगर हमें यहाँ कोई परेशानी आई तो तुम दोनों के पास रहने जाएंगे। फिलहाल तो हम यही रहेंगे। तुमको भी तो ये घर चाहिए नहीं, तो इसीलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। ये बोल के हरनाम घर के भीतर जाता है और थोड़े समय बाद मंजू और सरोज को देने वाली संपत्ति की सारे कागजात सरोज के हाथ थमा देता है।